अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस का आज हम लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है और एक डेफिनेशन है लिपशिट्स फंक्शंस। ये आज हम डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे। जी, इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री है लिपशिट्स फंक्शन की, इसको हम देख लेते हैं। If a uniformly continuous function is given on a set that is not closed bounded interval, then it is sometimes difficult to establish its uniform continuity. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपने क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हो ना, तो वो तो बहुत इजी है कि जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होता है उसके ऊपर फंक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता ही है, जो इसके ऊपर कंटिन्यूअस होता हो। लेकिन अगर इंटरवल ये बाउंडेड या क्लोज ना हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, देयर इज अ कंडीशन दैट फ्रीक्वेंटली अकर्स दैट इज सफिशिएंट टू गारंटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो फिर हमारे पास एक और ऐसी कंडीशन है जिससे हम फौरन ही बता सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। इट इज नेम्ड आफ्टर रॉल्फ लिपशिट्ज, who was a student of Dirichlet and who worked extensively in differential equations and Riemannian geometry. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको भी इन टर्म्स ऑफ लिपशिट्ज फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, और ये यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर भी यूजफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लिपशिट्ज फंक्शन? ए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर आर का। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट आर। if there is a constant k, positive constant k, such that f of x a modulus of f of x minus f of u, ये x और u दो कोई भी वेरिएबल हमने ले लिए सेट ए में से, f of x माइनस f of u का जो मॉडुलस है ये लेसर इक्वल टू k टाइम्स x माइनस u का मॉडुलस हो, तो अगर फंक्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो तो उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो लिपशिट्ज फंक्शन है। और ये कंडीशन जो है, ये इनइक्वालिटी जो है ए के तमाम एलिमेंट्स को फुलफिल करनी चाहिए, तो उस सूरत में f इज सेड टू बी लिपशिट्ज फंक्शन और सेटिस्फाई अ लिपशिट्ज कंडीशन। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका लिपशिट्ज कंडीशन का? देखिए यहां पर अगर हम ऐसा करते हैं कि ये x माइनस यू मॉड इस तरफ लाकर डिवाइड कर देते हैं, जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और इनइक्वालिटी को पॉजिटिव से डिवाइड किया जा सकता होता है, तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट, सपोज ये एक लाइन है और उसके ऊपर एक नंबर हमने चूज किया जिसका x कोऑर्डिनेट x है, एक पॉइंट चूज किया है और इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x है, और फिर हमने यहां पर इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट चूज किया है जिसका x कोऑर्डिनेट u है और y कोऑर्डिनेट f ऑफ u है। अब इस लाइन सेगमेंट का अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा जी f ऑफ x माइनस f ऑफ u डिवाइडेड बाय x माइनस u। तो बेसिकली इस इनइक्वालिटी के अंदर ये जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन लिखी हुई है ये बेसिकली स्लोप है, तो स्लोप के ऊपर कंडीशन है जी स्लोप लेस और इक्वल टू के, तो इसका मतलब है कि इसको वर्ड्स में बयान करें तो स्लोप मस्ट बी बाउंडेड, उसका जो स्लोप्स निकले वो बाउंडेड हो।
must be bounded। लो जी, एक वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट है। लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जब आप स्लोप ले रहे हो, तो वो सारे के सारे जो स्लोप्स हो वो बाउंडेड बाय सम नंबर के हो, उस नंबर से ज्यादा ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन लेते हैं, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x+3 है, जबकि x जो है वो कोई भी आपके पास रियल नंबर है। अब इस लाइन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा y इज इक्वल टू 3 होगा, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है जी -3/2। ये यहां पर कोई बन जाएगा। इन दोनों को अगर आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास है जी 2। अब ये स्लोप चेंज नहीं होने वाला, ये स्लोप यहां से चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जिन जो भी दो पॉइंट्स आप इस लाइन के ऊपर लेंगे उसका स्लोप 2 ही निकलेगा। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो है वो बाउंडेड बाय 2 है। अगर आप इसको अब देखें इस तरीके से, जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इस तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो ये बनेगा जी f(x) माइनस f(u)। अब ये बन जाएगा 2x+3 और -2u -3, दैट विल बी इक्वल टू, ये कैंसल आउट होंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये x -u आ गए। तो यहां पर बेसिकली जो k की कीमत है वो 2 है, तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहां पर इक्वल का साइन भी है ना, लेस आर इक्वल, तो यहां पर k की वैल्यू जो है वो 2 निकल आई है। इसका मतलब है इसका स्लोप है ही कांस्टेंट, इसका स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो लीनियर फंक्शन होता है ये ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। जी, यहां पर आगे वही बात बताई हुई है कि ये स्लोप होता है। दस अ फंक्शन f satisfy Lipschitz condition if and only if the slopes of all line segments joining 2 points on the graph of f of x over a are bounded by some number k। अब जैसे वो हमने एग्जांपल ली थी उस एक्स स्क्वायर वाली, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर एक थ्योरम है कि अगर आपके पास फंक्शन f है और ये एक लिपशिट्ज फंक्शन है, तो उस सूरत में वो जो f होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा सेट a के ऊपर। जो लिपशिट्ज फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है प्रीवियस हमने जो लीनियर इक्वेशन को प्रूफ किया, लीनियर फंक्शन को, वो एक लिपशिट्ज फंक्शन था, इसलिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी था। एग्जांपल्स देखें, जैसे एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इंटरवल के ऊपर अगर आप देखें तो ये लिपशिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कैसे करती है देखें, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ यू, ये कंडीशन आप यहां पर बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से आप इसको राइट कर सकते हैं जी x माइनस यू और x प्लस यू। अब इस इंटरवल में ये जो x और u हैं ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं जी इस इंटरवल इंटरवल 0 और b को। तो बेसिकली x माइनस यू के अलावा आपने कांस्टेंट साथ में बनाना होता है, और वो कांस्टेंट जो होता है वो सबसे बड़ा रियल नंबर होता है जिससे ये वैल्यूज जो होती हैं ये उनके लिए बाउंड, अपर बाउंड के तौर पर काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ये जो x प्लस यू है
ये x और u चूंकि दोनों इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देंगे, जब x भी लार्जेस्ट वैल्यू चूज करेंगे और u भी लार्जेस्ट वैल्यू इस इंटरवल से आप चूज करेंगे, तो x प्लस यू बन जाएगा 2b। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप अब इसको लिखेंगे लेसर इक्वल टू 2b और x माइनस यू। तो यहां पर बेसिकली जो k की कीमत है वो आपके पास आ गई जी 2b। तो ये एक लिपशिट्ज फंक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट उसने कहा हुआ है जी यही फंक्शन आप लें तो इंटरवल आप चेंज कर लें जी 0 टू इंफिनिटी। तो अब अगर आप यहां पर अपर बाउंड तलाश करना चाहते हैं x प्लस यू के लिए, और x और u दोनों इस इंटरवल को बिलोंग करें 0 टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब है इसके लिए आप कोई अपर बाउंड जो है ना वो फाइंड आउट नहीं कर सकते इस इनफाइनाइट इंटरवल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर लिपशिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसीलिए ये इस पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखें तो बड़ा खूबसूरत ये एक रिजल्ट बन जाता है। देखें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो ये यूं जा रहा है, नेगेटिव साइड पे ये यूं जा रहा है। अब आपने कहा था जी उसके जो स्लोप है वो बाउंडेड होने चाहिए, तो यहां पर आप देखें, अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो उसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन जो आप लाइन यहां पर बनाएंगे उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह जो लाइन ऊपर जाएगी उसका स्लोप, और क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0 होता है, इस लाइन का स्लोप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो जैसे जैसे लाइन वर्टिकल की तरफ मुड़ती जाएगी उसका एंगल इंक्रीज होता जाएगा, तो एंगल इंक्रीज होने से उसका स्लोप भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ के ऊपर जहां पर भी आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते जाएंगे उसका जो स्लोप होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, और स्लोप के लिए आपको अपर बाउंड नहीं मिल सकेगा। लेकिन अगर आप इसको देखें फाइनाइट इंटरवल के अंदर, तो उसमें ये सीन जो है ना वो चेंज हो जाता है। फाइनाइट इंटरवल के अंदर सीन कैसे चेंज हो जाता है, देखिए, अब यहां पर आपने इंटरवल सपोज कर ले कि 0 से 2 है। अब ये पॉइंट आपके पास है जी 2, तो आपने जस्ट ग्राफ यहां तक लेना है, इससे आगे ग्राफ लेना ही नहीं है। तो यहां पर किसी लाइन का आप देख लें स्लोप, उसके बाद यहां पर लास्ट टेंजेंट लाइन यहां पर बनेगी, उसके बाद आप टेंजेंट लाइन बना ही नहीं सकते, और इस लाइन का जो स्लोप होगा ये मैक्सिमम स्लोप होगा, और उस लाइन का स्लोप बाकी तमाम स्लोप्स के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जी ये फाइनाइट इंटरवल के ऊपर जो ये फंक्शन है ये लिपशिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। जी, नेक्स्ट आपके पास एक और रिजल्ट है कि नॉट एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ लिपशिट्ज फंक्शन। इसकी मिसाल ये है कि जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ये 0 टू 2 इंटरवल के ऊपर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो है, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई लिपशिट्ज कंडीशन। व्हाई, देखिए, इस सूरत में आपके पास जो फंक्शन है वो है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसको यू राइट करते हैं जी अंडर रूट एक्स और माइनस अंडर रूट यू। इसको आप रैशनलाइज कर देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यू से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाता है जी एक्स माइनस यू, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यू। तो इनमें से इसको अलग करके आप यू भी राइट कर सकते हैं एक्स माइनस यू, और 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यू। अब आपने करना क्या है कि आपने इस फंक्शन के लिए सॉरी, दोबारा इसको करते हैं।
दोबारा देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ यू, और इसको मैंने राइट किया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट यू, और इसको रैशनलाइज करके हमने लिखा जी एक्स माइनस यू, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यू। इसको हम सेपरेट करके यू राइट कर लेते हैं जी एक्स माइनस यू की एब्सोल्यूट वैल्यू, और 1 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट यू। जी अब यहां पर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ना, आपने करना क्या है कि इंटरवल हमें दिया हुआ है जी 0 से 2 तक। तो इस इंटरवल में आपने कोई भी वैल्यूज पिक करके तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखें, जब आप यहां पर 2 पुट करते हैं ना, तो ये वेरिएबल्स है बटे के नीचे, तो उस सूरत में हमें मिल जाएगा जी 2 अंडर रूट 2। लेकिन जब आप 1 पुट करेंगे तो उस सूरत में 1 प्लस 1 जो होगा वो 2 बन जाएगा। अब मैंने इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू पुट की थी तो मुझे स्मॉलर वैल्यू मिली है, लेकिन जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे उससे भी लार्ज वैल्यू मिल गई है। ये स्मॉलर है, ये उससे लार्ज है, क्योंकि जिसका बटा बड़ा होता है वो रकम बटे के नीचे वाली रकम अगर बड़ी हो तो वो नंबर खुद जो होता है वो स्मॉलर होता है। इससे भी छोटा नंबर अगर मैं इस इंटरवल में से पुट करूं, जैसे 0.01 है, तो देखें 0.01 का स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद फिर आपने 0.01 का स्क्वायर रूट लिया, तो ये आपके पास आ गया जी 0.1 प्लस 0.1, और इसको आप लिखा 0.2, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये 5 जो है ये इन दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप 0 के पास आते जाएंगे इस फंक्शन की वैल्यूज जो है वो लार्ज होती जाएंगी। तो इसका मतलब है के की मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हासिल करना नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि ये इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ये जो फंक्शन है ये लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जी नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि अगर आपके पास एफ और जी जो है ये लिपशिट्स फंक्शन है किसी सेट ए के ऊपर, तो उनका जो सम होगा वो भी लिपशिट्स फंक्शन होगा ए के ऊपर। सिमिलरली फिफ्थ रिजल्ट है कि अगर एफ और जी जो है ये लिपशिट्स फंक्शन है ए के ऊपर, और दोनों फंक्शंस जो है ये बाउंडेड भी है ए के ऊपर, तो उस सूरत में उनका जो प्रोडक्ट होगा वो लिपशिट्स फंक्शन होगा। कन्वर्स जो है वो इस सूरत में होल्ड नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आप फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब ये फंक्शन जो है ये 0 to ∞, या मतलब लीनियर फंक्शन को हम पहले देख चुके हैं कि ये लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसी तरह जी ऑफ एक्स जो है आप लेंगे, ये भी सपोज एक्स ले लेते हैं, तो ये भी 0 to ∞ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ये लिपशिट्स फंक्शन है, लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं एफ और जी कर देते हैं तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बारे में अभी हम देख चुके हैं कि ये इसके ऊपर लिपशिट्स फंक्शन नहीं है। जी नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, डेरिवेटिव। तो ये हमारा पिछला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी डेरिवेटिव को। तो सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि लेट्स आई जो है ये हमारे पास एक सबसेट है आर का, और ये इंटरवल है। आई इज एन इंटरवल, और एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया हुआ है जी आई के ऊपर, और सी जो है ये कोई भी नंबर है उस इंटरवल से बिलोंग करता है। हम ये कहेंगे कि एक नंबर एल, एक कोई नंबर एल है, ये इस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट सी इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा
which depends only on epsilon such that x belonging to I satisfy this inequality. We have f of x minus f of c divided by x minus c minus l less than epsilon. तो बेसिकली जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी लिमिट की, फॉर्मल डेफिनेशन, तो डेरिवेटिव भी बुनियादी तौर पर एक लिमिट ही है, तो उस लिमिट को हमने इस फॉर्मल डेफिनेशन की सूरत में लिखा हुआ है। तो इसको आसान तरीके से भी हम लिख सकते हैं। in this case we say that f is differentiable at point c and we write this as f prime of c is equal to L. In other words, the derivative of function f at c is given by the limits f prime of c is equal to limits x approaches to c, f of x minus f of c divided by x minus c, provided the limit exist. हाँ, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज ये डेरिवेटिव नहीं होगा। Derivative of f of x at c can also be written in this form: limit h approaches to 0, f of c plus h minus f of c divided by h. तो डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, और अगर आप किसी पॉइंट x के ऊपर डिफाइन करना चाहते हो तो ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर जो c लिखा हुआ है उसको आप x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये जो h है ये कोई स्मॉल पॉजिटिव चेंज है या क्वांटिटी है जो x के अंदर चेंज को शो कर रही है। तो एफएससी की बुक में इसी डेफिनेशन को इस तरह से लिखा हुआ है, h के बजाय उन्होंने डेल्टा x यूज किया हुआ है। आप इसको यूं राइट कर सकते हैं कि लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। बीएससी की बुक में ये नोटेशन भी डेल्टा, दूसरा डेल्टा जो है वो वाली नोटेशन भी यूज की हुई है। आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो आप h इस्तेमाल कर लें, डेल्टा x यूज कर लें या ये वाला डेल x यूज कर लें, इनमें से जो मर्जी यूज कर लें, सारों का मकसद जो है वो एक ही है। जी नेक्स्ट आपके पास है जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चूंकि डेरिवेटिव को हमने एक लिमिट की मदद से डिफाइन किया हुआ है, तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करती होती है जब उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो। तो इस डेरिवेटिव के अंदर जो लिमिट दी हुई है, अगर आप वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नाम दे देते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज डिफाइंड एज लिमिट्स h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, आगे वही सारी फ्रैक्शन आप यूज करेंगे। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव जो है x के ऊपर, उसको हम इस तरीके से राइट हैंड लिमिट की मदद से डिफाइन करते हैं। यहां पर नोटेबल बात यह है कि डेरिवेटिव जो है वो उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। अगर आपने किसी फंक्शन को प्रूफ करना हो कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर आपने करना ये होगा कि आप उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को प्रूफ करेंगे कि वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सॉरी ये बात नहीं आता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल नहीं आएगा, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये एग्जिस्ट नहीं करता, f प्राइम ऑफ x, या फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जी differentiability on an open interval. A function f is said to be differentiable on an open interval if it is differentiable at each point of this open interval. जैसा कि हमें पता है कि ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि a और b ये दोनों उसमें इंक्लूडेड नहीं होते,
तो आपने उनका जो डेरिवेटिव चेक करना है वो आपने जो उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना होता है। तो एंड पॉइंट्स के ऊपर उसको चेक नहीं करते, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो ओपन इंटरवल पर वो तभी डिफरेंशिएबल होगा जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। जी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। A function is said to be differentiable on a closed interval AB if it is differentiable on AB। मतलब जो A और B है इन दोनों को छोड़ के जो इनसाइड पॉइंट है उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल हो। और इसके अलावा जो A पॉइंट है राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो A पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है जी। और जो बी पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, क्योंकि इस बी की राइट साइड पे तो हमें अलाउ ही नहीं है ना, वहां पर हम जा ही नहीं सकते। इस तरह ए की लेफ्ट साइड पे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इधर हमारे पास कोई पॉइंट्स ही नहीं है। तो ए के ऊपर जस्ट आपने राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो और दरमियान वाले सारे पॉइंट्स के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, मतलब ये पॉइंट जो है वो डोमेन एफ की डोमेन से ताल्लुक रखता है। तो एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। इसको सादा अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस रिजल्ट का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, अब कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, हो भी सकता है मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो इसकी एक मिसाल तो हमारे पास ये है मॉड एक्स। बेसिकली इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे मॉड एक्स का, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन चुका होता है। तो बेसिकली दो बातें याद रखें। एक पहली बात जो है ना, कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी इस बात को इंश्योर करती है दैट देयर इज नो होल और गैप इन द ग्राफ। ठीक है, ये कंटिन्यूटी का ये मतलब होता है। मतलब मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ आप ड्रा करें विदाउट पिकिंग द पेंसिल, तो उसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी क्या करती है? जो डिफरेंशियबिलिटी होती है इसके लिए याद रखें कि डिफरेंशियबिलिटी ensures the smoothness of graph। क्या मतलब है इसका? स्मूथनेस का क्या मतलब है? नो शार्प एजेस आर अलाउड इन द डिफरेंशिएबल फंक्शन के ग्राफ में, इन द ग्राफ। ठीक है, ये होता है जी इसका डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि
ग्राफ जो है ना वो स्मूथ है। स्मूथ का मैं आपको बताता हूं क्या मतलब होता है। जैसे साइन फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ स्मूथ है भाई। ये ग्राफ क्या है, ये स्मूथ ग्राफ है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर का बना लें, ये यू बनता है, ये भी स्मूथ है। हाँ अगर यू बनता कि आप यू गए, यहां पे ऐसे आ गए, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे चलते हुए अचानक यहाँ पर फिर ऐसे करना पड़ा। अब इस जगह पर ग्राफ स्मूथ नहीं है, इस जगह पर शार्प एज है, यहाँ पे स्मूथ नहीं है, यहाँ पे एक शार्प एज है, यहाँ पे शार्प एज है। तो ये अचानक ये जो इस तरह से शार्प एज बन जाता है ना, नोकदार ग्राफ बन जाता है, नोकदार। ठीक है ना, याद रखें ये। इस तरह का ग्राफ जब बन रहा होता है तो वहां पर वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। मतलब जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर या सेट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है, उसका मतलब ये होता है कि इस तरह की कोई शार्प नोक उस ग्राफ के अंदर मौजूद नहीं होगी। ये जी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन है, इसमें बेसिकली एक शार्प एज मौजूद है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है ना, यहां पर ये ओरिजिन के ऊपर एक शार्प एज होने की वजह से इसका ओरिजिन के ऊपर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाकी ये जो राइट साइड पे इसका ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्मूथ ग्राफ है। इस साइड पे भी सारे का सारा ग्राफ स्मूथ है। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट जीरो पर नहीं एग्जिस्ट करता, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो एफ प्राइम ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि सी हमने यहां पर जीरो लिया हुआ है। और मजीद इसको यूं लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, और नीचे आप क्या लिखेंगे जी एक्स माइनस जीरो। दिस आल्सो कैन बी रिटन एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो मॉड एक्स, और जीरो का मॉड और डिवाइडेड बाय एक्स, which also can be written as x approaches to zero x mod और डिवाइडेड बाय x। तो इसके अब दो जवाब निकल आए। अगर x नेगेटिव होगा तो इसका जवाब नेगेटिव वन आ जाएगा, x नेगेटिव होगा तो, और इसका जवाब पॉजिटिव आएगा अगर x पॉजिटिव होगा। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि जो लाइन इस तरह से हो, पहले क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करके जा रही हो, इसका स्लोप जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि इसका एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होती है, और इसीलिए टेंजेंट 45 डिग्री जो है वो आपके पास 1 होता है। और लाइन अगर इस तरीके से हो तो इसका एंगल यहां पर 135 बनता है, तो इसका स्लोप जो वो -1 होता है। क्या कहते हैं उसको, टेंजेंट 135 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है राइट साइड पर इसका डेरिवेटिव +1 होगा, और लेफ्ट हैंड इसका जो है डेरिवेटिव वो आपके पास -1 होगा। मिसाल के तौर पर अब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, और अब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है 2 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 के ऊपर वो +1 होगा। और अगर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है -3 के ऊपर, तो -3 के ऊपर इसका डेरिवेटिव -1 होगा, लेकिन 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये हमारे पास मिसाल है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, और लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी मिसाल है जी ये वाली। अब इसके अंदर आप देखें तो ये कंटिन्यूअस है, जीरो के ऊपर ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के बराबर है, और लिमिट जब आप इसकी लेते हैं जीरो के ऊपर तो लिमिट भी इसकी जीरो आ जाती है। तो ये इसीलिए दोनों आपस में बराबर हुए,
तो इसलिए ये कंटिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपने 0 के ऊपर चेक करनी हो तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेंगे, यहाँ पर माइनस एफ ऑफ 0 लेंगे, यहाँ पर x माइनस 0 आ जाएगा। तो x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे फंक्शन है जी साइन 1/x और f ऑफ 0 जो है वो इसका 0 है। नीचे आपके पास x है, ये x इस x से कैंसिल होगा तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है 0 पर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दो मिसालें हमारे पास हैं जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं।